मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। खैर, ये जोक अब बहुत पुराना हो गया है, आगे चलते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग ने फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर किया था जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। उसी की कंटिन्यूएशन में दो बहुत ही अमेजिंग, और अमेजिंग इसलिए भी क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी पोएम्स है, वो हम लोग करने वाले हैं। दैट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस बहुत छोटी छोटी सी पोएम्स है, लेकिन इनका बहुत ही डीप मीनिंग है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि बिल्कुल अपने अपने सारे 5 सेंसेस, 5 क्या बल्कि 6 सेंसेस सारे जो है आपने ओपन कर देने हैं टू अंडरस्टैंड दीज 2 पोएम्स। तो सबसे पहले हम लोग डस्ट ऑफ स्नो करेंगे। ठीक है, क्या क्या करने वाले हम लोग? एक ओवरव्यू लेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, समरी, वर्ड मीनिंग साथ साथ में आपको लिखाती जाऊंगी, एंड पोएटिक डिवाइसेस। देन एट द एंड वी आर गोइंग टू रीड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। आगे चलते हैं। देखिए, ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? किसने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो लिखी है ऐसे पोएट ने जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। क्लास 9th में आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन, जो किन्होंने लिखी थी? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। नाउ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही वाज अ नेचर लवर। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक नेचर लवर थे, तो वो ज्यादातर जो पोएम्स लिखते थे ना वो नेचर से रिलेटेड होती थी। जैसे हम लोग रोड नॉट टेकन की बात करें तो रोड नॉट टेकन भी जो है वो नेचर से रिलेटेड थी, और वैसे ही डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस भी है। तो ये डस्ट ऑफ स्नो कैसी पोएम है? दिस पोएम tells that even a simple movement has a large impact and significance। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटे से मूवमेंट का आपके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। देखो, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप बहुत घबराए हुए हो, आपको बहुत टेंशन है, अरे मेरा एग्जाम कैसा होगा। यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग चाहे जितने भी प्रिपेयर्ड हों या फिर ना भी हों, ऑब्वियसली नहीं होंगे तो बहुत ही ज्यादा डर लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले ऑलमाइटी को याद करते हैं। सुबह सुबह आपकी मदर ने आपको बोला कि बेटा जो है आप मंदिर जाना या दरगाह जाना, गुरुद्वारे जाना और चर्च जाना, मतलब जहां भी आप लोग जाते हैं, अपने ऑलमाइटी से आप जो है वो विशेस लेकर आना। तो अब वहां जाते हैं और क्या होता है, वहां जो है ना प्रसाद बट रहा है, और वहां जो है आपको अपनी फेवरेट स्वीट जो है आपके हाथ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो आपके हाथ में गुलाब जामुन आ जाते हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी। उसको देखते हो, अरे वाह दिन बन गया, ये तो सुबह सुबह शुरुआत ही मीठे के साथ हुई है, सुबह सुबह ये खाने को मिल गया, अरे वाह बहुत ही मीठी सी शुरुआत हुई है, हो सकता है एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। तो छोटी सी बात है ये, लेकिन उस पर क्या हुआ, आपके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ गया। साथ ही साथ आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बच्चा जो है वो दिखाई देता है। जो छोटा सा बच्चा है, जो एक स्मॉल बेबी की हम लोग बात करें तो बेबी डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन एनीवन। बेबी को अगर आप देखेंगे तो बेबी सभी को देख के स्माइल करता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सबको देख के बड़ी प्यारी सी जो है वो स्माइल करते हैं। बच्चे को देखकर जो है वो क्या होता है, बच्चे की स्माइल को देखकर आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। आपका जो मूड है वो जैसा भी है, सॉरोफुल है, आप परेशान हैं, खुश हैं, जैसे भी है, बच्चे को देखते ही, बच्चे की स्माइल को देखते ही आपका मन एकदम से बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश्ड हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है आपके साथ। उल्टा क्या हो जाता है? हो सकता है कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अचानक से कोई छोटी सी ऐसी बात हो जाती है जिससे आपका पूरा का पूरा दिन क्या होता है? खराब हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। कोई अगर आपको सिग्नल मिला है तो आप उसको कैसे लेते हैं? पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं? तो यहां हम लोग बात करेंगे पोएट की। पोएट ने भी बड़ी ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज का उसकी लाइफ पर कैसा जो है वो असर पड़ा है। देखिए, यहां जो है इन सबसे पहले आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उससे पहले बात करना चाहूंगी, जो है मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए ना मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस को जानना बहुत जरूरी है।
मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास या कुछ ऐसे पुराने तथ्य जिनके ऊपर हम लोग बहुत बिलीव करते थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इमेज की। यहां आपको एक कैट नजर आ रही है, ब्लैक कैट नजर आ रही है। ब्लैक कैट का ख्याल आपके मन में आता है तो सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहले क्या आता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, है ना? सुना होगा, मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये बात ना सुनी हो। आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स जो हैं वो यूजुअली आपको बोलते हैं अरे काली बिल्ली काट जाएगी तो इसका मतलब रास्ता जो है वो बुरा हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि ब्लैक कैट जो है वो रास्ता काट जाएगी तो कुछ गलत होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर रास्ता काट जाएगी इसका मतलब कहीं बेचारी जा रही होगी। अब देखो कितना बुरा लगेगा ब्लैक कैट को अगर उसे पता चले कि हम उसे देखकर डिसाइड करते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। पता है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। आप अगर सोचो कि सुपरस्टिशन सिर्फ इंडिया में होते हैं, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सारी कंट्रीज में ही होते हैं। आपको पता है अगर हम ब्रिटेन और जापान की बात करें, ब्रिटेन और जापान में भी ब्लैक कैट को लेकर एक चीज है। क्या है वो? ब्लैक कैट को एक गुड ओमेन मानते हैं। गुड ओमेन, गुड ओमेन मानते हैं वो। गुड ओमेन का मतलब क्या हुआ? अच्छा शगुन, अच्छा शगुन। अगर काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाए तो उन्हें लगता है कि वाह आज तो दिन बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में या फिर यूरोप में भी अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक कैट को एक बैड ओमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन, अपशगुन जो है उसे माना जाता है। तो ब्लैक कैट के साथ क्या है, हमने रिलेट कर दिया है ओमेन को, शगुन को रिलेट कर दिया है इंडिया में और ब्रिटेन में बैड के साथ, और अगर हम लोग ब्रिटेन और जापान की बात करें तो वहां पे गुड ओमेन के साथ। आगे हम लोग क्रो को देखते हैं। क्रो की अगर हम लोग बात करें, क्रो को किसके साथ रिलेट किया जाता है? क्रो के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। एक आपने बहुत ही कॉमन मिथ जो है वो सुना होगा, दैट कि अगर क्रो आपके बालकनी में बैठ के जो है वो काऊ काऊ कर रहा है, बोलते ना कौवा काऊ काऊ कर रहा है आपके बालकनी में, तो इसका मतलब कि कोई घर में आने वाला है। हाँ जी, मेहमान आने वाला है, ये हम लोग जो है वो बोलते हैं। दूसरा, क्रो, क्रो के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि क्रो को लेकर इंडिया में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, कुछ ऑस्पिशियस डेज होते हैं जिसमें क्रो को खाना खिलाया जाता है। क्रो को खाना खिलाने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो मानते हैं कि अगर हम क्रो को खाना खिला रहे हैं इसका मतलब कि हम वो अपने एंसेस्टर्स को खाना में जो है वो खिला रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है क्रोस को फीड करना, लेकिन हमने क्रो को किसके साथ जोड़ दिया है? यहाँ पे क्रो को किसके साथ जोड़ा है? क्रो को यूजुअली जोड़ा जाता है डेथ के साथ। अगर बहुत सारे कौए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे क्रोज नजर आ रहे हैं, तो जो एल्डर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि वो उसे डेथ से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगी। आगे जो है बहुत ही जो है वो कॉमन है, वो है आई फ्लिकरिंग। आई फ्लिकरिंग यानी कि आंख फड़कना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसमें मानते हैं कि आंख, अगर वो होता है ना कि अगर आपकी दाई आंख फड़क रही है तो अच्छा होगा, बाई होगी तो मतलब राइट लेफ्ट का इशू है, आई डोंट नो दैट। तो ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है कि अगर फीमेल की लेफ्ट या राइट फड़कती है तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो ये भी क्या है, ये हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो आई फ्लिकर करना है यानी कि आंख फड़कना है, उसे हमने रिलेट कर दिया है किसके साथ? कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। आगे स्नीज, चीख मार दी भाई। आप जा रहे थे पेपर देने के लिए या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे थे, आप स्कूटी खरीदने के लिए जा रहे हो भाई, कुछ अच्छी सी चीज खरीदने के लिए जा रहे हो मार्केट में, और किसी ने छींक मार दी तो क्या होगा? अरे अरे छींक मार दी, ये तो अपशगुन कर दिया, क्यों जा रहे हो? ओहो मैं जरा 2 मिनट बैठ जाता हूँ, मम्मी मुझे चीनी खिलाना, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। ये सब बातें आपने जरूर सुनी होंगी। आगे हाथ में खुजली होना, ये जो हैंड में खुजली होती है, बहुत सारे लोग मानते हैं अगर लेफ्ट में होगी तो धन जाएगा और राइट में होगी तो आएगा। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस हैं। अब बच्चे सोचेंगे मैम आज पढ़ा क्या रही है, मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के बारे में हम लोग क्यों पढ़े?
बहुत जरूरी है मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के बारे में पढ़ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यूजुअली हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। क्रो को डेथ के साथ, आई फ्लिकर करना है उसे, दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। कैट है, वो रास्ता काट गई कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें जो है हम लोग करते हैं। वही हम छींक मारने के साथ देख सकते हैं, स्नीज करते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग बैड ओमेन या गुड ओमेन को जोड़ देते हैं। चलिए, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस क्या होती है और किस तरह से हम सिंबल बना देते हैं। सिंबल, यहां पर इस पोयम में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोयम में अगर हम किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे तो दैट इज अबाउट सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है बड़ी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं पोयम की तरफ। देखिए यहां क्या हो रहा है, बहुत छोटी सी पोयम है, बहुत ही डीपर इंपैक्ट है, लेकिन इस पोयम का क्या बोल रहा है पोएट? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है पोएट यहां पे। द वे अ क्रो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिटरल मीनिंग जान लेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, कहने की कोशिश क्या कर रहा है, लिटरल मीनिंग क्या बताने की कोशिश कर रहा है पोएट। द वे अ क्रो, जिस तरह से एक क्रो ने शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी यानी कि शेक, शूक को हमने यहां पे शेक से लिया गया है। शेक का मतलब क्या होता है? छिड़कना। यहां पर इसका मतलब क्या है? छिड़कना। जिस तरह से क्रो ने छिड़का है मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हो गया बेटा यहां पे? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल्स of snow from a hemlock tree. Hemlock tree का मतलब क्या होता है? Hemlock tree क्या होता है? Hemlock tree is a poisonous tree with white flowers. ठीक है, आगे The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अभी तक हम लोग क्या देखते हैं कि पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक क्रो ने शेक किया है, छिड़का है मेरे ऊपर क्या? डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी कि क्रो कहां बैठा था? क्रो जो है वो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और उसने क्रो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो गिरे हैं। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. वो कहता है कि उसने दिया है मेरे दिल को। किसने? ये जो इंसिडेंट हुआ है उसने मेरे दिल को दिया है एक चेंज ऑफ मूड। मेरा जो मूड है उसे चेंज कर दिया, मेरे हार्ट को ऐसा कुछ दिया कि उसे चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और सेव किया अ डे आई हैड रूड, यानी कि जो मेरा दिन खराब जा रहा था। रूड का मतलब क्या है? रूड बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। रूड का मतलब हो गया हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट यानी अफसोस में बिताना या अफसोस में बिताया गया। यानी कि वो दिन जो इस पोएट ने अफसोस में बिताया था उसे उसने क्या कर दिया? सेव कर लिया। उसके मूड को जो है उसने चेंज कर दिया। किसने? एक क्रो ने। क्या मतलब हुआ उसका? अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, ये क्या मतलब है इसका? कैसी अजीब सी पोएम है? नहीं नहीं, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा जो है इसका मीनिंग है। आगे हम लोग देखते हैं। अब लिटरल मीनिंग हमें समझ में आ गया कि एक क्रो है, क्रो ने जो है उसकी ऊपर जो है पोएट के ऊपर स्नो जो है वो छिड़क दी है और स्नो की वजह से, गिरने की वजह से उसका मूड जो है वो अच्छा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्रो को किससे रिलेट किया जाता है? डेथ से।
और जो ये हेमलॉक ट्री है ना बेटा, मैंने आपको बताया कि एक पॉइजनस ट्री होता है जिसपे वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। देखो जो हेमलॉक ट्री है ना, उसे भी एक बैड ओमेन माना जाता है, उसे एक अनलकी ट्री माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया क्रो को भी एक नेगेटिव चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, वैसे ही हेमलॉक ट्री को भी एक नेगेटिव चीज के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन भाई यहां तो लिखा है कि पोएट हैप्पी हो गया। पोएट हैप्पी कैसे हुआ? उसके साथ तो कुछ गलत हुआ है ना, हुआ उसके साथ गलत है। यानी कि अगर हम किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचें तो यहां क्या हुआ कि एक तो एक क्रो जो है डेथ के साथ रिलेट किया हुआ एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव ट्री पर बैठी हुई थी, और उसने क्या करेगा, वो तो पोएट के लिए भी कुछ नेगेटिव करेगा। पर नहीं, हमारा पोएट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पोएट कैसा है? हमारे पोएट के लिए यहां पर हम लोग एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और वो है ऑप्टिमिस्टिक। हमारा पोएट किस तरह का पर्सन है? ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी। आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है? ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कैसा होता है? आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये पानी का ग्लास है बेटा, पानी के ग्लास में ऐसे पानी है। जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ना, वो क्या कहेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, यानी कि वो पॉजिटिव चीज देखेगा। बल्कि इसी का उल्टा पर्सन जो पेसिमिस्ट पर्सन है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होता है पेसिमिस्ट। जो पेसिमिस्ट पर्सन है वो कहेगा कि ग्लास आधा खाली है। जी हां, ये आपके लिए समझना बड़ा ही जरूरी है बेटा। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट ये दो नए शब्द हैं जो आज आपने सीखे हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हमेशा जो पॉजिटिव चीज है उसे ढूंढता है, और जो पेसिमिस्ट पर्सन है वो हमेशा खराब चीज जो है वो ढूंढ लेता है। यानी कि कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, उसमें भी वो कुछ बुरा ही ढूंढ लेगा। जैसे एग्जाम में मार्क्स मिले हैं, 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होगा अरे वो तो पार्टी देगा, मजा आ जाएगा कि क्या बात है भाई 9 मार्क्स आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक ही नंबर तो कटा है। लेकिन पेसिमिस्ट पर्सन क्या सोचेगा, अरे एक नंबर भी कैसे कट गया, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, एक नंबर कट गया मेरा। तो समझ गए ना भाई, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट पर्सन में यही डिफरेंस होता है। तो यहां लेकिन हमारा जो पोएट है वो कैसा है? वो ग्लास फुल वाला पर्सन है, यानी कि उसे ग्लास आधा भरा हुआ नजर आता है। उसने क्रो को और हेमलॉक ट्री को नॉट एज अ नेगेटिव थिंग नहीं देखा, बल्कि उसने कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार बहुत ही छोटी सी चीज का भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ जाता है। जैसे कि यहां वो बैठा हुआ है, ये समरी में हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। समरी पढ़ाती हूं तो समरी में आपको बहुत इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये इंसिडेंट था क्या एक्चुअली में। देखिए, द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोएट बहुत अपसेट है। सबसे पहले पोएट का दिन जो है वो बहुत खराब गया है। किस रीजन से गया ये नहीं लिखा है, स्पेसिफाइड नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा उदास है और वो कहीं पर बैठा हुआ है। सडनली a crow sitting on the tree shakes the particles of snow from the tree which fall on the poet. सडनली क्या होता है कि जिस ट्री के नीचे वो बैठा है उस पर एक कौवा भी बैठा है, और उसने जो उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई थी, ऑब्वियसली जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई थी, उसने वो थोड़ी सी स्नो जो है वो छिड़क दी और वो पोएट के ऊपर गिर गई। अब ये सडनली हुआ है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसे नहीं पता था कि ऊपर से स्नो गिरने वाली है, लेकिन उसके ऊपर बर्फ जो है वो गिरती है। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ, छोटा सा इंसिडेंट है, कि उसके ऊपर ठंडी ठंडी जो बर्फ जो है, ठंडी होती है ऑफ कोर्स, तो बर्फ जो है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। आपने अगर कभी स्नो एक्सपीरियंस की होगी या कभी सुना होगा या टीवी में देखा होगा, बड़ी हल्के हल्के से होते हैं स्नोफ्लेक्स जो है ना, यानी जो बर्फ गिरती है बड़ी हल्की और ठंडी ठंडी सी होती है। तो जैसे ही उसके ऊपर वो गिरी, उसका मूड कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। कैसा था पहले? सैड टू हैप्पी जो है वो हो गया। एक छोटा सा इंस्टेंस।
he starts feeling soothed and refreshed. वो बहुत ही soothed और बहुत ही refresh फील करने लग गया, यानी कि उसे बड़ा अच्छा लगा जो ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो खराब चीजें होती हैं, दोनों बैड ओमेन होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर गिरा है, मैं कुछ स्पेशल हूं, तो मेरा दिन जो है वो अच्छा हो गया, वो बहुत ही रिफ्रेश हो गया। इन दिस वे, इस तरह से एक सिंपल सा मूवमेंट जो है वो आपके लिए बहुत प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया कि आपके लिए एक छोटा सा चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड सेव्स द पोएट्स रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। यानी कि ये छोटा सा इंसिडेंट पोएट के उस दिन को बदल देता है। पूरा दिन वो रिग्रेट में बिताने वाला था, पूरा दिन वो सल्क करने वाला था। सल्क का मतलब क्या होता है? ये जो है ना, इसे कहते हैं सल्क करना, सैड होना, मुंह लटकाना। सल्क का क्या मतलब हो गया? मुंह लटका के घूमना। पूरे दिन वो मुंह लटका के घूमता, उदास घूमता रहता, लेकिन ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ उससे उसका दिन बदल गया। जैसे कि मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए ही हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं कि आपका जी आज एग्जाम का पेपर जो है वो मिल गया है, रिजल्ट जो है वो मिल गया है, और आप घर जा रहे हो और आप सोच रहे हो आज तो भाई मम्मी पता नहीं क्या बोलेंगी। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मम्मी जो है वो मुझसे बहुत नाराज होने वाली है, मुझे बहुत गुस्सा करने वाली है। लेकिन आप जैसे ही घर में जाते हो, दरवाजा खोलते हो, देखोगे कि आपके मामा आए हुए हैं। ठीक है, मामा जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत खुश होते हो उन्हें देख के। आप देखते हो अरे वाह यार आज तो मामा जी आए हुए हैं। एक तो मामा के सामने जो है वो मम्मी बिल्कुल भी डांटेगी नहीं, उनको देख के ये छोटा सा मूवमेंट था कि मामा आए हुए हैं, लेकिन इससे क्या है, आप बच जाओगे, आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको डांट भी पड़े, मामा भी फटकार लगाए, लेकिन उस पर्सन को देख के, उन्हें देखकर आपके मन में खुशी आ गई। आप पूरा दिन शायद उदास बैठे रहते, अरे मुझे और पढ़ने की जरूरत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऑब्वियसली वो भी आपको करना चाहिए, लेकिन उनके आने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो दिन है वो अच्छा हो गया। आप हो सकता है पूरे दिन सल्क करते रहते, लेकिन अब आप हैप्पी हो जाएंगे। चलिए आगे। दिस पोएम, हाँ ये मैंने बता दिया कि एक छोटा सा मोमेंट भी बहुत ही लार्ज इंपैक्ट डाल सकता है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है। आप सोच सकते हो कि भाई इतनी छोटी सी तो चीज है, जरा सा डस्ट ऑफ स्नो ही तो है, थोड़ी सी बर्फ ही तो गिरी है उसके ऊपर, क्या बड़ी बात हो गई, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उसने उसे बहुत ही पॉजिटिवली जो है वो लिया है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां पे क्रो और हेमलॉक ट्री को यहां क्यों मेंशन किया गया? क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों जो है वो क्या है? ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। यहां पर सिंबलिज्म है इस पोयम में। सिंबलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबल समझते हो ना बेटा? सिंबल आप लोग पढ़ते हो साइंस में भी, हर एक का जो है एक सिंबल होता है, डिनोट करते हैं, एक सिंबल से हम लोग करते हैं। और सिंबल जो है वो क्या होता है? सिंबल का मतलब हो गया कि रिप्रेजेंट करने वाला। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? तो क्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दिस पोएम क्रो signifies his depressive and sorrowful mood. क्रो सिग्निफाई कर रहा है उसके डिप्रेसिव और कैसा? सॉरोफुल मूड। डिप्रेसिव आप समझते हो ना? डिप्रेसिव का मतलब होता है बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ही बुरा फील कर रहे हो, बहुत ही उदास, एकदम बैठ गया है आपका दिल। और सॉरोफुल का मतलब भी वही हो गया, बहुत ही ज्यादा जो है आप उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं, यानी कि किसी से बात करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, तब आप बोलते हैं डिप्रेसिव। आपने सुना होगा आजकल डिप्रेशन को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं कि हमें अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सैड एंड डिप्रेस्ड हैं तो हमें किसी से बात करनी चाहिए। एनीवे, बैक टू द पोएम। डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे क्रो। एंड द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक पॉइजनस ट्री है। Both of these signify that the poet was not in a good mood. दोनों ही चीजें
मैंने आपको बताया दोनों चीजें बैड ओमेन है, खराब चीज है, मतलब कि ऐसा लोग मानते हैं कि वो दोनों जो है वो अच्छी चीज नहीं है, खराब चीजों का जो है वो सिंबल है। तो ये दिखाती है कि पोएट अच्छे मूड में नहीं था, एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क एंड डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। क्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सैड मूड को, उसके डिप्रेस्ड और सोरोफुल मूड को। वेयर एज जो पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री क्या है? नेचर में है ना। पॉइजनस ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? उसका डार्क और डिप्रेसिव और बिटर साइड ऑफ नेचर। देखो थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई करती हूं यहां पे। अगर हम लोग बात करें क्रो की, क्रो जो है, और यहां हम लोग बात करते हैं हेमलॉक ट्री की। जो क्रो है बेटा, क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके सैड, डिप्रेस्ड और सॉरोफुल मूड की। पोएट की बात करें ना हम लोग, पोएट के सैड, डिप्रेस्ड और सोरोफुल मूड। ठीक है, हमने शुरू से ही पढ़ा कि वो बंदा बहुत ही उदास था। फिर वो जाके किसके नीचे बैठ गया? हेमलॉक ट्री के। हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? डार्क एंड बिटर नेचर। डार्क एंड बिटर नेचर, डार्क है और बिटर नेचर है किसका? देखो हम लोग जो है उसका दिन भी खराब गया है, एक तरह से इसके डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिज डे, हिज बैड डे। दो खराब चीजें हैं यहां पे, दो नेगेटिव चीजें हैं, और दोनों नेगेटिव चीजें ही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि पोएट का स्वभाव कैसा है, पोएट का मूड कैसा है आज। लेकिन होता क्या है, इसी हेमलॉक ट्री से, इसी नेगेटिव चीज से एक नेगेटिव जो है क्रिएचर उसके ऊपर कुछ स्नो जो है वो फेंक देता है। तो ये स्नो जो है वो क्या है? यहां पर हमने सिर्फ क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में पढ़ा, स्नो के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। यहां पर स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्नो एक पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे? नेचुरल जॉय एंड पावर। नेचुरल जॉय और पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक नेगेटिव जो चीज है, वो नेगेटिव चीज जो है, दो नेगेटिव चीजों को मिलकर किसने नेगेट कर दिया, किसने खत्म कर दिया? स्नो ने। ठीक है, जब स्नो उसके ऊपर गिरी तो उसको पावर फील हुई, उसको पॉजिटिविटी जो है वो फील हुई, उसे नेचुरल जॉय महसूस हुआ। ठीक है, आपको लग सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। फिर से मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी, फिर से मैं आपको बताती हूं क्या है। दो नेगेटिव चीजें हैं यहां पर, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये चीज जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन इस नेगेटिव और नेगेटिव से मिलकर यहां पर एक पॉजिटिविटी आ गई पोएट के अंदर, और पोएट क्या बन गया? बहुत ही ज्यादा सैड पर्सन से वो क्या हो गया? हैप्पी। दो खराब चीजें भी उसके मूड को बदल गई। मतलब पहले कितना खराब था, बेचारा डिप्रेस था, लेकिन एक छोटी सी स्नो, कितनी छोटी सी चीज है, क्रो और हेमलॉक ट्री बहुत बड़े हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज ने उसको क्या कर दिया? फिर से हैप्पी कर दिया। चलिए अब आप भी हैप्पी हो जाइए, क्योंकि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। In such a sad, depressive mood, the poet was sitting under a hemlock tree. ठीक है, यानी कि इतने सैड और डिप्रेसिव मूड में पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के अंडर बैठा हुआ था। A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow, i.e. small particles of snow that remain on the surface after the snowfall on the poet.
फिर से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है इंसिडेंट को। क्या इंसिडेंट हुआ? इतने सैड और डिप्रेसिव मूड में पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। क्रो ने उसके ऊपर जो है ये जो स्नो बच जाती है ना, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वो हर चीजों पे पड़ी होती है, जैसे यहाँ पे इस केस में ट्री के ऊपर पड़ी हुई थी, और जो वो बची हुई थोड़ी बहुत स्नो थी वो उसके ऊपर उसने गिर दी। जो क्रो है वो थोड़ा सा हिला होगा या उड़ने के लिए तैयार हो रहा होगा, पंख फैलाए होंगे, जो उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ थी वो उसके ऊपर गिर गई। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। ये सिंपल सा एक्शन ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज हो गई। उसके बाद हुआ क्या, पोएट के साथ क्या हुआ? पोएट ने इसे रियलाइज किया कि उसने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया था, रिपेंट कर रहा था। वो रिपेंट यानी कि वही रिग्रेट में बिता रहा था। रिग्रेट मैंने आपको बताया ना, अफसोस में जो है वो पूरा दिन निकालने वाला था। उसने पूरा ठान लिया था। किसने भाई? पोएट ने तो ठान ही लिया था कि भाई आज तो ना मैं रोता ही रहूंगा बैठ के। कई बार होता है ना, दिन आपका शुरू होता है और आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो बस आज मेरा मन बहुत खराब है, आज तो मैं पूरे दिन बैठ के जो है ना वो बस उदास ही रहने वाला हूँ, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, गुस्सा करूंगा सबके साथ, खाना नहीं खाऊंगा, ये वो। तो वैसे ही अपना पोएट भी था। पोएट ने सोच लिया था आज मैं किसी से बात नहीं करने वाला, आज मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उसने क्या देखा कि भाई मैंने तो अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया और मैं बाकी का भी दिन बर्बाद करने वाला था। कितना स्टूपिड था पोएट, ठीक है? वो जो है ऐसा करने वाला था, लेकिन उसको ये स्टूपिडिटी, ये जो गलत बात थी, स्टूपिडिटी ही है। आपको इतना उदास नहीं रहना चाहिए, ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप सैड होते हैं, लेकिन यहां जिस तरह से हमारा पोएट बड़ा ही इंटेलिजेंट निकला, उसने छोटी सी चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढ लिया। इस तरह से आप लोग भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ढूंढ लीजिए। कभी भी आपको पूरा दिन उदास होकर नहीं बिताना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस आज का दिन बहुत खराब है, आज तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं, उदास ही रहूंगी, सबसे लड़ूंगी या लड़ूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ढूंढ लीजिए और अपने आप को क्या करिए? मोटिवेटेड कर लीजिए। चलिए, हिज सॉरो वाज वॉश्ड अवे, उसका जो है वो सॉरो वॉश अवे हो गया। वो अब अपने बाकी के दिन को किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकता था। वो कहता था कि मैंने अपना जो दिन बिता दिया उसे मैं किसी यूजफुल एक्टिविटी में लगा सकता था, लेकिन नहीं। लेकिन अब जो मेरा दिन बच गया है, अब अच्छा हो गया है, अब मैं कुछ अच्छा करूंगा। उसका सॉरो धुल गया बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। ये जो स्नो डस्ट की थोड़ी सी बौछार या बरसात उसके ऊपर हुई, उसकी वजह से उसका दिन बच गया। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे कंस्ट्रक्टिवली। अब वो बस तैयार था कि भाई अब तो मैं खुश हो गया हूं, अब तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अब तो मैं बहुत ही बढ़िया जो है कंस्ट्रक्टिवली काम करूंगा, बहुत अच्छे से काम करूंगा। होता है ना, उसका मूड एकदम क्या हो गया? रिवाइव हो गया, पूरी तरीके से रिवाइवल हो गया उसका। The poem conveys a message. क्या मैसेज कन्वे करती है पोयम? बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज कन्वे करती है that even a simple incident can be capable of pulling out a man from depression and change his outlook about how he sees the world. यानी कि पोएट आपको बड़े ही सीधे सादे शब्दों में ये समझाने की कोशिश कर रहा है that कि आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितना भी आपका मूड खराब हो, छोटी सी चीज आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। ऑल यू नीड इज टू ओपन योर आईज। अपने आप को आईज जो है वो खुली रखनी है, अपने सेंसेस को खुला रखना है और अपने आसपास जो छोटी छोटी चीजें आपकी चल रही हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी को ढूंढना है, जस्ट लाइक आवर इंटेलिजेंट पोएट। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पोएटिक डिवाइसेस। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, ठीक है? मैसेज के बाद हम लोग एंड में एक बार थीम में कर लेंगे कि क्या मैसेज था। चलिए, पोएटिक डिवाइसेस क्या है यहाँ पे? राइमिंग स्कीम। आज क्योंकि मैं पहली बार आपको
पोयम जो है वो पढ़ा रही हूं, तो पोएटिक डिवाइसेस का भी मीनिंग मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। राइमिंग स्कीम क्या होता है, राइमिंग स्कीम हम लोग कैसे जो है वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। द वे अ क्रो, राइमिंग स्कीम देखने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट वर्ड पे ध्यान देना होता है। लास्ट वर्ड को आप यहां पर मैं अंडरलाइन कर रही हूं, क्रो, क्रो है, इसको मैंने ए बोल दिया, ए। अब क्रो के साथ क्या मी जो है वो राइम कर रहा है, राइम तो आप समझते हो ना, राइम का मतलब क्या होता है, एक जैसा, जैसे लुक, टुक, क्रश, स्लश, ठीक है, क्लास, ग्लास, तो ये जो है वो राइमिंग है, ठीक है, राइम कर रहा है। पोएट्स जो है वो यूजुअली इसे यूज करते हैं, इससे पोएम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहां क्या राइमिंग स्कीम है, क्रो जो है वो ए हो गया आपका, क्रो के साथ क्या मैच कर रहा है, स्नो, ये जो मैच नहीं करा इसे हम लोग बी कह सकते हैं, ठीक है, बी। तो क्रो स्नो, मी के साथ क्या कर रहा है, ट्री, तो ये हो गया बी। दोबारा समझाऊं, चलिए दोबारा समझते हैं। क्रो, मी, स्नो, ट्री, क्रो जो है वो उसे ए डिनोट कर दो, मी उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो उसको दूसरा अल्फाबेट डिनोट कर दो, बी, ठीक है जी। अब आप ये मत करना कि कोई भी अल्फाबेट डिनोट करो भाई, सी डी, मतलब सी डी क्या मतलब, वो तो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई भी बीच में से अल्फाबेट आपने उठा लेना है, आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है, ए से ही शुरू करना है। तो यहां ए जो है वो क्रो, मी के आगे हमने बी लगाया क्योंकि वो मैच नहीं करा, लेकिन यहां क्रो और स्नो राइमिंग है, दैट इज वाई ए ए। मी के साथ क्या ट्री कर रहा है, यस, मी के साथ ट्री राइम कर रहा है, दैट इज वाई वो बन गया बी। आगे, हैज गिवन माई हार्ट, यहां पे हार्ट है, हार्ट जो है उसको हम लोग दे देते हैं, अच्छा हार्ट ना तो क्रो के साथ मैच कर रहा है ना ही मी के साथ कर रहा है, ठीक है, क्रो, स्नो, मी, ट्री नहीं, तो इसको हम लोग नया अल्फाबेट दे देंगे और वो हो जाएगा आपका सी। हार्ट और मूड जो है वो मैच करे नहीं, तो यहां हमने मूड को दे दिया डी। हार्ट किसके साथ, पार्ट, हार्ट और पार्ट राइम कर गए, यस सक्सेसफुल हो गया, तो ये आ गया सी। अब यहां मूड, क्योंकि इसको हमने डी दिया था, और रूड दोनों मैच करे हैं, इसीलिए हो गया डी। तो बेसिकली हम लोगों ने ये कैसे किया, समझ में हो गया, आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया आपका ए बी ए बी ए बी, ए बी है ना, ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी, सो दिस इज योर राइमिंग स्कीम, ये जो है वो आपकी राइमिंग स्कीम है। अब आगे चलते, इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी दैट व्हाट इज इमेजरी। इमेजरी होती है दैट टू क्रिएट अ मेंटल इमेज, to create a mental image for the reader using any of the 5 senses। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि पोएट के दिमाग में आपने, मतलब पोएट की नहीं, रीडर के दिमाग में पोएट ने एक मेंटल इमेज को क्रिएट कर दिया है कि आप इसको पढ़कर अपने दिमाग में एक इमेज बना लोगे, कैसे, बाय यूजिंग एनी ऑफ द 5 सेंसेस। तो यहां हम लोग किसका, कौन सी 5 सेंस का यूज करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, हमने एक तरह से अपने आगे इमेजिन किया है, किसको इमेजिन किया है यहां पे हम लोगों ने, क्रो को और हेमलॉक ट्री को। जैसे ही हमने क्रो वर्ड पढ़ा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्रो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेथ, या फिर डेथ नहीं, यहां डेथ को नहीं कर रहा है सिग्निफाई, लेकिन एक खराब चीज को कर रहा है, सोरोफुल मूड को कर रहा है। तो आपने जैसे ही क्रो को देखा तो क्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैड और डिप्रेस्ड मूड को कर रहा है। तो यहां आप लोग लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्रो। अगर आपको पूछे कि किसकी इमेज है यहां पे, इमेजरी किस में यूज की गई है, तो वो की गई है क्रो में और आपके हेमलॉक ट्री में।
ये आपकी इमेजरी है। हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो आपके मन में एक मेंटल इमेज बनाते हैं, एक मेंटल इमेज। आपने जैसे ही क्रो सोचा, हाँ यार एक क्रो है, एक हेमलॉक ट्री है, लेकिन क्रो जो है वो एक नेगेटिव चीज है, हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव चीज है, और ऊपर से वो जो है वो गिर रहा है। आपने मन में अपने एक मेंटल इमेज बना ली, लेकिन साथ ही साथ आपने और एक क्या इमेज बनाई, लेकिन पोएट जो है वो बहुत ही सैड बैठा था, लेकिन वो खुश हो गया। तो ये मेंटल इमेज आपके मन में जो है वो बैठ गई। आगे चलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन का मतलब होता है अक्रेंस ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और साउंड। जब सेम कॉन्सोनेंट या साउंड जो है वो रिपीट होता है, तो यहां कहां रिपीट हो रहा है? देखो क्या रिपीट हो रहा है यहां पे, कॉन्सोनेंट या फिर साउंड। एलिट्रेशन क्या हो रहा है यहां पे, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। सेव्ड सम, सेव्ड सम में सेव्ड सम, सेव्ड सम में क्या रिपीट हो रहा है? सेव्ड सम में बेटा आपका रिपीट हो रहा है एस। एस जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। और हम लोग देख सकते हैं किसमें हो रहा है, बताइए बच्चों। डे आई हैड रूड, क्या डे आई हैड रूड में हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई भी साउंड? नहीं, यहां नहीं हो रहा। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम यहां पे डी रिपीट हो रहा है, यहां पर डी रिपीट हो रहा है, और यहां पर डी रिपीट हो रहा है, तो क्या ये भी एलिट्रेशन है? नहीं, दिस इज नॉट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट होगा। यस बच्चों, जो स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट होगा वो रिपीट होता है, तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का, यानी जो आपका वर्ड है उसके स्टार्टिंग में वो आना चाहिए। अब आगे सिंबलिज्म, ठीक है, सिंबलिज्म करते हैं हम लोग। सिंबलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबलिज्म का भी वही मतलब होता है, टू क्रिएट अ सिंबल, यूज अ सिंबल टू डिनोट अ सर्टन पर्सन और थिंग। जब हम यूज करते हैं सिंबल का, किसी भी सिंबल का यूज करते हैं किसी चीज को मैच करने के लिए, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता वो। ठीक है, अब सिंबलिज्म, सिंबलिज्म क्या है? यहां पर क्या सिंबल है? देखो यहां पर 3 सिंबल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया सिंबलिज्म का बहुत ज्यादा यूज है। सिंबलिज्म इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। यहां पर बेसिकली हम 3 सिंबल्स की बात करने वाले हैं। किन 3 सिंबल्स की बात करेंगे हम लोग? देयर आर 3 सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल है आपका यहां पे क्रो, दूसरा है मेरे बच्चों हेमलॉक ट्री, और तीसरा है यहां पर क्या? स्नो। क्रो, हेमलॉक ट्री और स्नो। क्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरोफुल मूड, और सॉरोफुल और बेसिकली, ओ गॉड, हाँ जी, सॉरोफुल एंड डिप्रेस्ड मूड। सॉरोफुल और डिप्रेस्ड मूड को, ठीक है, किसके? पोएट के सॉरोफुल और डिप्रेस मूड को। और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिटर नेचर, बिटर नेचर, डार्क
नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंबलाइज कर रहा है। और स्नो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? नेचुरल जॉय एंड पावर। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है सिंबल। ये सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबलिज्म ही हमें समझाती है कि किस तरह से इन छोटी छोटी चीजों को यूज करके, इन वर्ड्स को यूज करके कितना बड़ा मीनिंग जो है वो दे दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इन्वर्जन। हाँ जी, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं राइम बनाने के लिए। व्हेन ये हम यूज करते हैं when we change the structure of the sentence to make a rhyme। राइम बनाने के लिए जब हम स्ट्रक्चर बदल देते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने कहां बदला है? यहां हम लोग स्टैंजा 1 में देख सकते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। राइमिंग स्कीम को बनाने के लिए इन्होंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दिया है। द वे अ क्रो shook down on me, यानी कि यहां पर इन्होंने क्या किया है? वर्ड्स को इंटरचेंज जो है वो कर दिया है, सो दैट कि एक ब्यूटीफुल सी क्या बन जाए? राइमिंग स्कीम जो है वो बन जाए। तो राइमिंग स्कीम को बनाने के लिए राइमिंग स्कीम बनानी बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हम लोग पोएम्स जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें राइम होता है, जिन्हें हम बेसिकली गा सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कैसे याद होगा हमें? जब एक प्रॉपर सी राइम होगी। तो ये राइम क्रिएट करने के लिए इन्वर्जन को किया जाता है। आगे चलते हैं। तो अच्छा, अगर आपको आता है कि राइमिंग स्कीम कहां, सॉरी इन्वर्जन कहां पे है यहां पे, तो आप लोग लिख सकते हो स्टैंजा 1 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्टैंजा 1 में है। स्टैंजा 1। चलिए आगे चलते हैं। एंजैममेंट। एंजैममेंट का क्या मतलब होता है? नाम बहुत हैवी है जी, एंजैममेंट, लेकिन इजी मतलब है इसका। एंजैममेंट का होता है जब हम कंटिन्यू रखते हैं सेंटेंस को, जब हम लोग सेंटेंस को कंटिन्यू रखते हैं और पंक्चुएशन नहीं होती है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the way a crow shook down on me। क्या यहां पे बीच में पंक्चुएशंस है? नहीं है। यहां पर पोयम कंटिन्यू हो रही है, मतलब लाइन कंटिन्यू हो रही है। जब आपके पोयम के स्टैंजा में लाइन कंटिन्यू होती है विदाउट एनी पंक्चुएशंस, तो उसे क्या कहते हैं? एंजैममेंट। कंटिन्यूएशन of sentences in a poem without punctuation। पंक्चुएशन के बिना ही कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस, देख सकते हो आप लोग। पहली लाइन से दूसरी लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरी से कई बार तीसरी तक भी चले जाते हैं हम लोग, और बीच में कोई भी कॉमास या फुल स्टॉप नहीं होता है। तो इसे हम लोग एंजैममेंट कहते हैं। आगे जी हम लोग आ जाते हैं मेटाफर पे। मेटाफर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। मेटाफर क्या होता है? सिमिली क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है, क्या होता है? to use the words to compare something which does not have its literal meaning। उसका लिटरल मीनिंग मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखवाया है।
टू यूज द वर्ड्स टू कंपेयर समथिंग, उस तरह के शब्द को यूज करना कंपेयर करने के लिए, समथिंग विच डज नॉट हैव इट्स लिटरल मीनिंग, उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, यहां पर लिटरल मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जी, यहां पर बड़ा ही हम लोग सिंपली अगर बात करें, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम लोग, क्रो। तो क्या क्रो का मतलब सचमुच में सैड और डिप्रेस चीज है? नहीं जी, यहां पे हमने क्रो को यूज किया है सैड और डिप्रेस्ड बोलने के लिए। तो यहां पर क्रो जो है वो एक मेटाफर है, यहां पर हेमलॉक ट्री भी एक मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको लिखना है कि एग्जैक्ट मेटाफर क्या है, तो आपको उसको पोयम में दिखाना पड़ेगा। यहां पर क्रो लिखा है, हेमलॉक ट्री भी लिखा है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये सैड और सॉरोफुल मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हेमलॉक ट्री है वो बैड नेचर को, डार्क नेचर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं लिखा। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट और स्नो दोनों गिवन है, हम डस्ट को और स्नो को दोनों को कंपेयर करें। अब क्या स्नो डस्ट होती है? डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। क्या स्नो धूल होती है? नहीं, लेकिन हमने डस्ट वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, उसे एक मेटाफर यूज किया है। क्रो और हेमलॉक ट्री भी मेटाफर हो सकते हैं, लेकिन हमने उसका मीनिंग यहाँ पर एग्जैक्ट कंपैरिजन यहाँ पे हमने नहीं लिखा, लेकिन डस्ट और स्नो का हम लोगों ने लिखा हुआ है। डस्ट और स्नो दोनों प्रेजेंट है, यानी कि एडजेक्टिव भी है जिसके लिए वो यूज किया हुआ है, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एक नाउन का ही, नाउन को समझाने के लिए यानी कि कंपेयर करने के लिए दो नाउन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। सिनिक जोकी। सिनिक जोकी का मतलब क्या होता है जी? सिनिक जोकी नाम सुनने में तो बड़ा ही टफ लग रहा है कि सिनिक जोकी क्या होगा, बड़ी ही नई चीज है हमारे आगे। सिनिक जोकी क्या होता है? सिनिक जोकी का मतलब होता है words used to represent a whole, यानी कि जब हम किसी वर्ड का यूज करते हैं किसी होल को एक्सप्लेन करने के लिए। सुनकर कंफ्यूज हो गए होगे ना, यहां एक एग्जाम्पल देती हूं बेटा। एग्जाम्पल है कि द इंग्लिश won the match. The English won the match. अब यहां पे इंग्लिश क्या है? इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड मैच जीत गया। यहां हमने सिर्फ इंग्लिश यूज किया है, लेकिन क्या सिर्फ वो इंग्लिश लोग जो गए थे उन्होंने मैच जीता है? नहीं, पूरे किसने जीता है? पूरे के पूरे इंग्लैंड ने जीता है। तो पूरे के पूरे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंग्लिश वर्ड का यहां पर यूज किया है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिनिक जोकी। तो सिनिक जोकी यहां पर एक और है, यहां पर क्या है सिनिक जोकी बेटा? किसे रिप्रेजेंट किया हुआ है यहां पे सिनिक जोकी की तरह? आपके हार्ट को। यहां पर सिनिक जोकी का एग्जाम्पल है हार्ट। हार्ट has given my heart a change of mood. क्या पोएट का सिर्फ दिल ही बदला था जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जब वो खुश हुआ, तो क्या सिर्फ उसका दिल ही खुश हुआ? नहीं, पोएट पूरा का पूरा खुश हुआ, उसकी पूरी बॉडी में चेंज आया, उसके माइंड में, उसका दिल, उसका पूरा का पूरा खुद पूरा का पूरा वो चेंज हुआ ना। सिर्फ उसका हार्ट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे ओवरऑल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हार्ट आपका सिनिक जोकी जो है वो है। इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस पोएट जो है वो यूज करता है पोएम को और भी ज्यादा क्या बनाने के लिए, एक तरह से अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि उसे पढ़े लोग, उसको फुल ऑफ एक्सप्रेशंस जो है वो बनाने के लिए ये सब चीजों का यूज किया जाता है। इसलिए आपको इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है।
आगे आता है आपका एजोनेंस। एजोनेंस बहुत ही सिंपल है। एजोनेंस का मतलब हो गया बेटा रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स। जब वॉवल साउंड्स, एजोनेंस, एजोनेंस होता है जब वॉवल साउंड्स का जो है वो रिपीटिशन होता है। वॉवल साउंड्स का रिपीटिशन यहां पर क्या हो रहा है, शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी, यहां पर वॉवल साउंड्स का रिपीटिशन हो रहा है बेटा, शूक डाउन ऑन मी। यहां पे कितनी बार आपका ओ साउंड, ओ साउंड कितनी बार जो है वो हो रहा है, सॉरी, ये ओ ओ ओ ओ, ठीक है, ये ओ साउंड जो है वो आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो ओ साउंड, रिपीटेशन ऑफ यहां पे कौन सा वॉवल साउंड है, आपको आ सकता है ओ साउंड इन कौन सी लाइन, शूक डाउन ऑन मी। तो एजोनेंस, एजोनेंस का भी हम कई बार यूज करते हैं पोयम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे लिरिकल बनाने के लिए। लिरिकल का मतलब होता है वो गाना आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, जिसमें लाइंस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, या म्यूजिक जो है वो अच्छा तब बनता है जब साउंड्स जो है ना बड़ी ही रिपीटेड जो है वो बार बार आ रही हैं। तो वैसे ही पोएट ने जो है ये पोयम छोटी सी लिखी है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स का यूज किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस, बार बार बच्चे पूछते हैं इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस क्यों पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए पढ़ने पड़ते हैं ताकि आप भी अगर कभी पोयम लिखो तो इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस को यूज करो, ताकि वो और इफेक्टिव बन जाए और रीडर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो चलिए बच्चों, यहां फिनिश होता है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। आगे बस लास्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम क्या है, मतलब कि हम बात किसके बारे में कर रहे थे इस पोयम में, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। वन मे हैव द वर्स्ट डे or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing. जब से मैंने शुरू किया है बार बार मैं आपको यही बात बोल रही हूं कि हो सकता है कि बहुत ही वर्स्ट डे जा रहा हो जी, आपका बहुत ही खराब दिन जा रहा है, लेकिन वो बहुत अमेजिंग हो सकता है। एक छोटी सी चीज से, एक छोटा सा बदलाव जो है वो आपके पूरे के पूरे डे को चेंज कर सकता है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आई होप कि मेरी जो ये वीडियो है, ये जो आपने आज पोयम देखी है, उससे आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है, जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आपने उतारा होगा कि वाकई में आप अपने दिन को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि कोई छोटी सी चीज को देखिए, कोई छोटी सी पॉजिटिव चीज को लीजिए और फिर से यू कैन किक बैक एंड कम टू द फोरफ्रंट। तो चलिए ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं एंड वील डू द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, दोनों के दोनों की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों बिल्कुल एंटोनिम्स फील होते हैं। एंटोनिम का मतलब है कि बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो लगते हैं। फायर और आइस दोनों ही चीजें कैसी हैं, फायर जो है वो हॉट होती है, गर्म चीज है, और आइस जो है वो एक कोल्ड चीज है, ठीक है। दोनों की दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो हम लोग इनके साथ में क्यों बात कर रहे हैं, क्या होने वाला है, आगे चलते हैं। देखिए फिर से बता देती हूं, ओवरव्यू रहेगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी, समरी होगी, वर्ड मीनिंग्स होंगे, और फिर से पोएटिक डिवाइसेस जो है हम लोग इसके करने वाले हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो पोएम है वो भी लिखी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, और देखिए ये जो पोएम है ये भी नेचर से ही मिलती जुलती है, नेचर की ही हम लोग यहां पर बात करेंगे, सारे नेचुरल एलिमेंट्स की हमने यहां पर बात की है। देखिए, द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, हु वाज एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट है। In this poem, the poet mentions that both
फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम लोग बहुत ही गंभीर बात करने वाले हैं। इस पोयम में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में बहुत सारे बैड एलिमेंट्स भी हैं और कभी ना कभी इसे खत्म भी होना है। यस, जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं उसे खत्म होना है। कहते हैं कि हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है। वी टॉक अबाउट अर्थ। अर्थ जो है वो कैसी है? अर्थ को हम लोग बोल सकते हैं दैट अर्थ इज पेरिशेबल। अर्थ जो है वो पेरिशेबल है, यानी कि नाशवान है, जिसका नाश हो सकता है, जो खत्म हो सकती है। आप देखिए, हर चीज जो आती है अर्थ में, थोड़ी देर के लिए आप कहीं खाना छोड़ देंगे तो खाना जो है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पहले वो खराब होगा और साथ ही साथ वो बाद में नेचर के साथ ही मिल जाता है। वैसे ही हम किसी की जो डेड बॉडी है, जैसे हम लोग उसको दफन करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद या फिर बहुत सारे ऐसे लीव्स गिरते हैं या फिर कोई डेड बॉडी होती है, वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाती है, पेरिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर नामो निशान भी उसका नहीं बचता। तो वैसे ही जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी पेरिशेबल है। अर्थ का भी एक टाइम है जब वो खत्म होगी। आपने बड़ी सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी, देखी है ना, जिसमें वर्ल्ड खत्म हो जाता है, एकदम अपोकलिप्स आ जाता है। अपोकलिप्स समझते हो ना? बिल्कुल, जब दुनिया खत्म हो जाती है। बहुत सारी इंग्लिश में तो बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है जिसमें वर्ल्ड जो है वो बार बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी एलियंस आते हैं, एलियंस जो है वो खत्म कर देते हैं। अच्छा चलो इन्हीं की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मूवीज में कितनी बार वर्ल्ड जो है वो खत्म हुआ है? कई बार आपने देखा होगा बहुत भयंकर जो है वो फ्लड आया और सारी की सारी अर्थ जो है वो डूब गई। कई बार आप देखते हो कि फायर लग गई, आग लग गई और आग लगने की वजह से जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो तबाह हो गया। कई बार एलियन इन्वेजन जो है वो हो जाता है। ज्यादातर एलियन इन्वेजन की बनती है कि एलियंस आए, उन्होंने इन्वेड किया और खत्म हो गया। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस आ जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं और कई बार तो लोग ज़ॉम्बी भी बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज जो है वो हमने देखी हैं। लेकिन अगर हम लोग सीरियसली बात करें कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, तो हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे? जैसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कहा है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ही बातों को हम लोग देखेंगे। क्या कहना है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड? यू नो, जो साइंटिस्ट है ना बेटा, साइंटिस्ट जो है वो हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं, शोध करते रहते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? क्या अचानक से कभी कोई मीटियोर आएगा और वो टकरा जाएगा अर्थ के साथ? आपको पता है जो स्टीफन हॉकिंग, आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग वो साइंटिस्ट जो है, आपने देखा होगा, जो व्हील चेयर पे रहते हैं। तो ये जो स्टीफन हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग का कहना है, स्टीफन हॉकिंग की बड़ी सारी थियरीज हैं कि अर्थ कैसे खत्म होगी। ठीक है, तो एक उनकी थियरी है, उनका कहना है कि एलियंस आएंगे, वही एलियन इन्वेजन, बिल्कुल एलियन इन्वेजन का उनका रहता है कि एलियंस आएंगे और वो हमें खत्म कर देंगे। वो थोड़ा सा फनी लगता है क्योंकि हम उसे कई बार देख चुके हैं। आपको लगता होगा ये तो फिक्शन की बात है, ये तो फिल्मों में ही तो होता है, क्या सचमुच में एलियन आके हमें खत्म कर देंगे? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंग का यह भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाएगी। क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके फोन में, लैपटॉप में, आपकी वॉचेस में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने देखा होगा ना, आपके मोबाइल में पहले आप गूगल टाइप करोगे, फिर उसके बाद जो है वो गूगल हमें नॉलेज देगा। आजकल वॉइस कंट्रोल आ गया है। आपने कभी देखा है, कभी नोटिस किया है कि आप जो सोच रहे होते हो कई बार गूगल वही सजेस्ट कर देता है? ठीक है, वही सजेस्ट कर देता है और वही चीज जो है वो पॉपअप हो जाती है। आप किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे हो या आप सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, कभी कभी आपको लगता है अरे यार ये हुआ कैसे, मैं यही तो सोच रही थी, और गूगल पे वही आ गया। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम लोग हर जगह देख सकते हैं। हर जगह जहां पर आपको मॉल्स में आप लोग जाते हैं, जहां भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो रोबोट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अभी जो रोबोट्स हैं उन्हें बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन आगे ऐसा होगा कि रोबोट्स ही हैं वही हमें डोमिनेट करेंगे। तो कहते हैं स्टीफन हॉकिंग कि हो सकता है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वर्ल्ड बिल्कुल
खत्म हो जाए, वही जो है वो सबके ऊपर पावर जो है वो हासिल कर लेंगे और वर्ल्ड को एकदम खत्म कर देंगे। तो ये उनकी एक थ्योरी है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है वो है। तीसरा उनका, हाँ, न्यूक्लियर इन्वेजन। सबसे जो उन्होंने सबसे कंट्रोवर्शियल जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेजन हो सकता है, पता है, अर्थ के ऊपर, अर्थ में मतलब कंट्रीज के बीच में। आपको पता है आज ज्यादातर कंट्रीज जो है वो एक न्यूक्लियर पावर उनके पास है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर समझते हैं ना सारे बच्चों, कि न्यूक्लियर पावर है। 1 मिनट में, आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बॉम्ब्स गिरे थे तो क्या हाल हुआ था उनका। वैसे ही अगर आपस में कंट्रीज डिसाइड कर ले, आपने सुना होगा ना कि कभी चाइना में जो है, चाइना और इंडिया का वॉर हो जाता है, कभी अमेरिका के साथ जो है वो कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो वॉर्स में जो है वो मिल जाती हैं और कई बार धमकी देने लगते हैं कि हम न्यूक्लियर इन्वेजन कर देंगे। तो अगर ऐसा कभी एक कंट्री ऐसा करती है तो ऑब्वियसली दूसरा कंट्री भी कर सकती है और इस तरह से हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो खैर, ये तो हो गई बातें जो साइंटिस्ट करते हैं। यहां हमारा पोएट क्या कहता है, ये हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कहता है कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी आग से, कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी बर्फ से, यानी कि जम जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहता है कि मैंने जो डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन खराब एलिमेंट्स की जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। डिजायर भी है, डिजायर एक सबसे बड़ी चीज है यहां पे। डिजायर का मतलब क्या है यहां पे? यहां पे डिजायर का मतलब हो गया बेटा ग्रीड। ग्रीड, वो कहता है कि मैंने लोगों के अंदर ग्रीड देखी है, ग्रीड, भूख देखी है, आग देखी है, तो मैं तो आग को ही फेवर करूंगा कि लोगों के अंदर इतनी आग है। आप सुनते रहते हो ना, कितनी आग लगी हुई है उसको कि मैं ये कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, मैं ये चीज भी ले लूं, वो चीज भी ले लूं। तो वो कहते हैं लोगों के अंदर इतनी आग है कि मैं तो कहता हूं कि मैं उनका साथ दूंगा जो कहते हैं कि आग से ही धरती खत्म होगी। तो आई होल्ड विद दोज। होल्ड का मतलब है कि मैं अग्री करता हूं, मानता हूं, या फिर पक्ष लेना। पक्ष लेना यानी कि मैं उनका पक्ष लेता हूं जो कहते हैं कि वर्ल्ड में इतनी आग है लोगों के अंदर कि आग से ही जो धरती है वो खत्म होनी चाहिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। क्या कहता है वो? कहता है लेकिन अगर धरती को 2 बार खत्म होना होगा, 2 बार जो है वो पेरिश होना होगा। पेरिश यानी कि खत्म होना, खत्म होना। अगर 2 बार अर्थ को खत्म होना होगा तो क्या डिस्ट्रॉय होना होगा? तो मैं कहता हूं कि आइस भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता है आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट क्या होता है? हेट है नफरत। हम कहते हैं ना, नफरत, उस इंसान के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इतना वो कोल्ड हार्टेड पर्सन है, यानी कि बिल्कुल पत्थर का दिल है उसका। कैसा दिल है? बिल्कुल पत्थर का दिल है उसका। तो वो कहते हैं उसका इतना पत्थर का दिल है, इतना जो है ठंडा दिल है उसका, कि उसे वो कहता है कि ऐसे लोगों को कैसे मरना चाहिए? आइस से। अगर आइस से भी डिस्ट्रक्शन होता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी कि सफाइस का मतलब है कि वो इतना भी, मतलब आइस भी जो है वो सफिशिएंट होगी, सफिशिएंट होगी यानी कि पर्याप्त होगी। देखो जी, यहां 2 चीजों की बात की गई है और दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा रॉन्ग सोशल, जो आपकी इविल्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो खराब चीजें आपके समाज में एग्जिस्ट करती हैं, जो खराब चीजें, क्या खराब चीजें हैं? क्या ग्रीड अच्छी चीज है? नहीं।
ग्रीड भी एक अच्छी चीज नहीं है। ग्रीड, लालच, जो लालच लोगों के अंदर है, जिनके अंदर लालच होता है उनके अंदर बहुत अग्नि होती है। अग्नि किस चीज की? हासिल करने की, हर चीज को पाने की, कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं गरीबों से छीन लूं। कितने सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस की बात कीजिए, ठीक है, हम लोग जो है कई बार ऐसे देखते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगता है। सभी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, यानी कई बार आपने देखा है ना कि कोई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, या कई बार ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कि फंस जाते हैं किसी ऐसे क्राइम में कि उन्होंने कितने सारे गरीब लोगों का पैसा जो है वो अपने पास रख लिया है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कई बार होता है। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्रीड होती है। कईयों के अंदर होती है बहुत ज्यादा हेट, बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारी सोसाइटी में कई बार हम लोग देखते हैं, न्यूज में कई बार देखते हैं कि किसी पर्सन ने किसी को बहुत बेदर्दी से मार दिया, ठीक है, मार दिया या उसका सामान लूट लिया, यानी कि उसको बहुत ज्यादा हेट थी, उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। तो हम लोग क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? उनके अंदर बहुत ज्यादा ठंडे हैं वो, बिल्कुल कोई वार्मथ नहीं है उनके अंदर, ठीक है, वार्मथ नहीं है। यहां वार्मथ शब्द जो है, एक वार्मथ शब्द जो है हालांकि गर्मी के लिए कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि मदर का दिल बहुत ही वार्म होता है, लेकिन जिसका वार्म नहीं होता उसका कैसे होता है? कोल्ड हार्टेड होते हैं वो, हेट होती है उनके अंदर। तो जो हेट होती है वो कहता है कि ऐसे लोगों को तो बर्फ से जमकर ही मरना चाहिए, ऐसे वर्ल्ड को ऐसे ही खत्म होना चाहिए। इसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस समरी। समरी को आप समझिए क्या लिखा है इसमें। In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो दो तरह की बातें करते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, खत्म कैसे होगा, एक्चुअली में क्या होगा, किस तरह से। इट इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ ये जो फायर एंड आइस है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Where the fire stands for desire, greed, fury, avarice and lust. ये जो फायर है ना वो सिर्फ ग्रीड को रिप्रेजेंट नहीं करती है बेटा, ये डिजायर को भी रिप्रेजेंट करती है। ग्रीड, फ्यूरी, एवरिस, लस्ट, क्या होती हैं ये चीजें? डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। ग्रीड क्या होता है बेटा? लालच। फ्यूरी, ये फ्यूरी जो है हम लोग बोल सकते हैं ये जो आग लोगों के अंदर, एक तरह से कुछ भी लड़ाई, लड़ना, लड़ाकापन। एवरिस, एवरिस का मतलब हो गया आपका ग्रीड फॉर मनी, जो बहुत ज्यादा ग्रीड है, ग्रीड फॉर मनी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रीड है। किसकी? ग्रीड फॉर मनी। यानी कि अगर हम लोग कई ऐसे लोगों की बात करते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, फिर भी उसके बाद वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर कुछ गरीबों का पैसा जो है वो मार लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा एवरेज भरी हुई है, यानी इतना ज्यादा लालच है इन्हें मनी का। और लस्ट, लस्ट का मतलब हो गया कि ये जो खराब लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो फिजिकल डिजायर्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के लोगों को वो कहता है कि कैसे ऐसे लोगों का या ऐसी चीजों का खत्म हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये फायर से ही हम लोग खत्म कर सकते हैं। Whereas the ice refers to cruelty, यहां पे देखो जी, हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी फायर की, अब हम लोग बात करेंगे कि आइस क्या रिप्रेजेंट करता है। वो करता है क्रूएलिटी, हेट्रेड, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी एंड रिजिडिटी। ये भी सारे के सारे बहुत ही खराब एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं? उन लोगों से जो पत्थर दिल होते हैं, जिनके दिल ठंडे होते हैं, जिनके अंदर वार्मथ नहीं होती है। एक तरह के मतलब लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत लालच होता है, आग होती है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होते, वार्म तो होती ही नहीं है। वो कैसे लोग होते हैं? जो बहुत ही क्रूअल होते हैं। क्रूएलिटी समझते हो ना? क्रूअल लोग कैसे होते हैं? क्रूअल कौन होता है? जो बहुत ही कैसा पर्सन होता है? निर्दयी,
निर्दयी, निर्दयी जो है वो पर्सन होता है, निर्दय पर्सन जो है वो होता है। हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब हो गया नफरत करने वाले, नफरत, हेट्रेड मैं नहीं लिख रही हूं, हेट्रेड नफरत। कोल्डनेस, ठंडापन, जिनका दिल ठंडा पड़ चुका है। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी यानी लोगों को लेकर उनके मन में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि वो पत्थर की तरह जो है वो होते हैं। देखो बच्चों, आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, किसी पर्सन ने एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट उससे हो जाता है, वो देखता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो घायल पड़ा हुआ है बिल्कुल, और उसे हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है, लेकिन वो पर्सन क्या करता है, उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। वो क्या पर्सन है, वो क्रूअल है। वो देखता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ब्लडी जो है वो हो चुका है, खून से लथपथ है बेचारा, बहुत हेल्प जो है वो चाहता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता, बल्कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। क्या उस पर्सन को हम क्रूअल नहीं कहेंगे? बिल्कुल जी, वो पर्सन है क्रूअल। उसके दिल में क्या है? कोल्डनेस है। वो इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं है। वो सेंसिटिव का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, वो बंदा रिजिड है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई किसी को जबरदस्त उसकी पिटाई कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है मार रहा है दूसरे को, और उसको दूसरे का दर्द बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं जी? उनके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा नफरत। वो अपनी नफरत में इतने ठंडे पड़ चुके होते हैं कि उन्हें दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए आइस जो है वो बेटर रहेगी। He has used the idea of two groups. उसने क्या किया है? लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया है। एक जो फायर को जो है वो प्रेफर करते हैं, और एक जो है वो आइस को प्रेफर करते हैं। एक वो है जो कहते हैं कि आग में जल जाए दुनिया, इतनी आग है लोगों में कि आग में जल जाए। एक कहता है कि ठंड से मर जाए, मतलब ठंडे हैं तो ठंडे ही हो जाए वो। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत सारा है दोनों में, अगर हम लोग देखें तो। आगे पढ़ते हैं। That one group is of the opinion that fire will destroy every possible thing in the world. एक जो ग्रुप है वो मानता है कि फायर एकदम से सब कुछ खत्म कर देगी। फायर लगती है, देखो आग लगती है, एक मतलब सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आग जो है वो इतनी जल्दी फैलती है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर फायर लग जाती है तो क्या आप उस पर कंट्रोल कर पाते हो? सेकंड्स में जो आसपास की सारी चीजें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। Whereas जो अदर ग्रुप है वो कहता है, उस ओपिनियन का है, दैट आइस विल कवर द होल अर्थ। आइस जो है पूरी की पूरी अर्थ ठंडी हो जाएगी, एंड इट विल पेरिश बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। आइस क्या है? आइस धीरे धीरे मारती है, ठंडा जो है पर्सन जो है वो होने लगता है। आपने सुना होगा कि कई पर्सन जो है वो ठंड से जो है कई लोगों की जो है वो जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे होता है? वो बड़ा धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस जो है वो होता है। और उसमें क्या है, पर्सन जो है वो धीरे धीरे जो है वो जाएगा, पहले चीज सड़ेगी, पेरिश होएगी, और उसके बाद वो एकदम ही खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है both the components are compared with self-destructing human emotion, desire and hatred. यहां पर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है? अपने खुद को नुकसान पहुंचाना। हम कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सोशल लेवल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है, ये है वो है, लेकिन क्या वो नफरत सिर्फ वो दूसरे के लिए है? नहीं, वो खुद को भी उससे डिस्ट्रॉय करा है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि यार ये जो पर्सन है ना, इसके साथ इतना कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ना कोई इमोशंस नाम की चीज नहीं है। ये इतना मतलब जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, कई बार हम लोग कह देते हैं तो गुस्सा बहुत करता है ना, इसलिए तेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता है, तो तुझे शुगर लेवल तेरा हाई हो जाता है क्योंकि तू गुस्सा करता है, क्योंकि वो अपने ऊपर डिस्ट्रक्शन कर रहा है। मैं बोल नहीं रही हूँ कि मतलब इस चीज के साथ उसको रिलेट किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि कई बार आपको मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आप कैसा सोचते हैं। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। लेकिन यहां वो ये इमोशंस है जो आप जबरदस्ती जानबूझकर आप लोग करते हैं। ग्रीड है, एवरेज है आपके अंदर, क्रूअलिटी है, तो ये आपको खुद बर्बाद करती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग को ले लो बेटा।
ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आग लग रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? सब चीजें जो है, हर जगह गर्मी बढ़ रही है क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीड बढ़ रहा है। किस चीज का ग्रीड बढ़ रहा है? कि हम लोग बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में रहें, एसीज का यूज करें, हम लोग एयर कंडीशनर्स का यूज करते हैं। पहले हम लोग बहुत कम करते थे, हम बहुत ज्यादा करते हैं। पहले 10 में से 2 घरों में होता था, अब हर घर में जो है हम लोग एयर कंडीशनर्स को जो है वो देखते हैं। हम लोग देखते हैं हर घर में कितनी सारी कार्स हैं। यू ऑल नो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों का ग्रीड जो है वो बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, द पोएट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन that he has been very closely associated with the fiery desires and considers fire to be capable of bringing human beings to an end. पोएट कहता है, ओरिजिनली पोएट क्या कहता है? ओरिजिनली पोएट कहता है कि मैं बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हूं विथ फायरी डिजायर्स, कहता है पोएट ऐसा। फायरी डिजायर्स, फायरी डिजायर्स, फियरी डिजायर्स का मतलब हो गया कि ऐसे डिजायर्स उसके अंदर भी हैं। हो सकता है कि पोएट जो है, हो सकता है क्या, हर पर्सन है इस दुनिया में, हर पर्सन के अंदर डिजायर होता है, ग्रीड होता है, आगे बढ़ने का लालच होता है। हमारे पास अगर एक कार है तो वील वांट कि हमारे पास 2 या 3 हो। हर चीज हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमें और चीजें चाहिए होती हैं। तो वो कहता है कि मैं भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं इस चीज से, मेरे अंदर भी डिजायर है। तो मैंने डिजायर को अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है पोएट ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अपने अंदर भी उसे नोटिस किया है। तो वो कहता है कि मैं मानता हूं कि फायर भी ह्यूमन बींग्स को खत्म कर सकती है। Who are already on the verge of destruction? अच्छा, who are already on the verge of destruction? क्या हम ऑन दी वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है? आप लोग पढ़ते रहते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि हमारा ग्रीड बढ़ रहा है। जो बिजनेसमैन है वो एक के बाद मास प्रोडक्शन कर रहे हैं चीजों की। प्लास्टिक जो है वो हर जगह हो रहा है क्योंकि हमें हर जगह कंफर्ट चाहिए। तो कंफर्टेबल चीजें प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसमैन, और हमारे पास भरी हुई हैं चीजें। उनकी वजह से क्या हो रहा है? फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, स्मोक बढ़ रहा है, धुआं बढ़ रहा है, हर जगह जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से बढ़ रही है, और जिसकी वजह से एक दिन क्या हो सकता है, सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं। तो ये आग ही तो है जो हमें खत्म कर रही है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग चीजें ही तो हैं। आपको, अब हम ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर आग है वो वैसे ही खत्म होने वाले हैं, तो उन लोगों को खत्म करने के लिए आग ही, मैं मानता हूं, सफिशिएंट है। आगे, बट देन ही थिंक्स, फिर वो कहता है कि आई सी हेट्रेड, सिर्फ ग्रीड ही नहीं है लोगों के अंदर, आईसी हेट्रेड भी है। आईसी हेट्रेड यानी कि जिससे लोगों का दिल बिल्कुल बर्फ का बन चुका है, ठंडा दिल बन चुका है। ठंडा इंसान हम उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी होती है। वो कहता है कि नफरत भी वर्ल्ड को खत्म करेगी, लेकिन कैसे? स्लोली और स्टेडिली। या आपको याद रखना है कि फायर कैसे खत्म करेगी वर्ल्ड को? फटाफट, सेकंड्स के अंदर। जो चीज है सबको लपेट लेती है। फायर को आपको देखोगे कि फायर, आग लग जाती है तो उसके सब कुछ वो जो है सेकंड्स में खत्म कर देती है। लेकिन आइस जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली अपना काम करती है। Therefore, if the earth has to end twice, इसीलिए वो कहती हैं कि अगर अर्थ 2 बार खत्म होनी होगी तो आइस इज जस्ट एज गुड एज फायर। तो आइस जो है बिल्कुल फायर की जितनी ही अच्छी है। यानी कि वो कहता है कि आइस तो अच्छी है ही, आइस से तो खत्म हो ही सकता है वर्ल्ड, लेकिन अगर दूसरी बार होना होगा तो किससे खत्म हो? फायर से। ठीक है, तो फायर और आइस दोनों ही सही है, उसका ये मानना है। इफ द फायर वुड लीड टू रैपिड, मैंने तुम्हें बोला कि फायर जो है वो रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगा, रैपिड और इमीडिएट, फटाफट खत्म करेगा। आइस जो है वो धीरे धीरे साइलेंट डैमेज करेगा। वो कहता है कि जो ग्रीड है वो आपको फटाफट से खत्म कर देती है, लेकिन अगर आपके मन में नफरत है कई सालों से, कई बार आपने देखा होगा पर्सन ऐसा ऐसा क्राइम कर जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा का ऐसा क्राइम हो जाता है, इतने सालों की हेट्रेड उनके अंदर होती है। कई बार ऐसा होता है कि
बड़े सालों की हेट्रेड किसी के अंदर इकट्ठी हो जाती है और वो जो है एक दूसरे को जो है वो हार्म पहुंचाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं कि कई बार दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हेट्रेड है किसी को भी फिजिकली नुकसान पहुंचाने के लिए। कई बार आपने देखा, कई बार वो लड़ाई करते हैं, डिबेट करते हैं, आपस में बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार वो फिजिकली हार्म पहुंचा देते हैं। क्या फिजिकली हार्म पहुंचाने के लिए कैसा दिल चाहिए आपको? पत्थर का दिल चाहिए, बिल्कुल आइसी कोल्ड आपका नेचर होना चाहिए। इतने टाइम की नफरत भर जाती है। तो वो कहते हैं कि जो धीरे धीरे लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है ना, जिसकी वजह से वो आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को स्लोली और स्टेडिली खत्म होना चाहिए, यानी कि उन्हें भी धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे भी अगर आप लोग देखेंगे कि हम कई बार कहते हैं ना, तड़पा तड़पा के किसी हम पर्सन को एकदम से फायर को अगर हम लोग गुस्से से कंपेयर करें कि आपको, आपकी और आपकी फ्रेंड की लड़ाई हो गई, या आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपसे बहुत नाराज हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया बढ़िया तरीके से, बस ऐसे कि तैसे, मतलब मारूंगा तुम्हें मैं, और थप्पड़ लगा देते हैं आपको और बिल्कुल बुरा हाल कर देते हैं आप लोगों का, डांट डांट के या पीट पीट के। तो क्या हो गया, उनके अंदर जो फायर थी वो खत्म हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई एकदम। उन्होंने बस गुस्सा किया, आप लोगों ने मार खाई और चुपचाप जाके बैठ गए, फायर खत्म हो गई, मतलब हो गया आपके साथ जो होना था। दूसरा है, वो आपको दूसरी तरीके से पनिश करते हैं। वो आपको कहते हैं मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, जा, आज से हमारा तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू अपने रूम में, मैं अपने रूम में, जस्ट वी विल नॉट टॉक, हम लोग बात नहीं करेंगे आपस में। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दर्द पहुंचेगा। पिटाई तो एक बार हो गई, धीरे धीरे चली जाएगी, ठीक है, लेकिन जो बात नहीं करेंगे आपके पेरेंट्स आपसे, वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स हमारे से बहुत क्लोज होते हैं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे से बात नहीं करते हैं, तो वो क्या लेकर आता है, वो स्लो डिस्ट्रक्शन करता है, वो स्लोली हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। हम धीरे धीरे उदास होते होते इतने उदास हो जाते हैं कि हम ओवरकम भी नहीं कर पाते। तो यही चीजें यहां पर मैंने आपको बताया। यहां पर कहते हैं फायर जैसे कि प्योर है, फायर प्योर है, फायर को प्योर माना जाता है। आपने देखा होगा कि फायर का यूज करा जाता है जब कोई पर्सन मर जाता है, पर्सन पासेस अवे, डेथ हो जाती है, तो उनको फायर जो है बहुत ही प्योर मानी जाती है, तो फायर में ही उनको यूज किया जाता है उन्हें खत्म करने के लिए, सॉरी आई मीन जो है मुक्ति देने के लिए। Whereas आइंस इज प्योर रीजन, आइंस जो है वो प्योर रीजन है। फायर तो प्योरीफाई कर देगी बंदे को, प्योरीफाई कर देगी, चलो ठीक है, उसके सारे सिंस जो हैं वो धुल गए, आग से खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आइस है वो प्योर रीजन है, रीजनेबल है, कि तुम्हारे अंदर नफरत है ना, तो नफरत को धीरे धीरे ही खत्म करेंगे हम। Thus the poet very artistically, इसीलिए पोएट जो है बहुत ही आर्टिस्टिकली डिपिक्ट करता है कि ह्यूमन अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे और अगर उन्हें हमें कंट्रोल करने देंगे, यहां बहुत जरूरी बात है, ह्यूमंस अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे और इमोशंस को हमें कंट्रोल नहीं करने देंगे, पता है क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हम अपने इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, दे विल श्योरली ब्रिंग अस टू द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये हमें वाकई में ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन ले आएगा अगर हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप इस पोएम की बात करो तो आप लोग कहोगे कि यार ये पोएट क्या वॉयलेंस का यूज कर रहा है, क्या मार धार का यूज कर रहा है, वो क्या वो हमें गलत शिक्षा दे रहा है कि फायर है, आइस है, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोएट बेटा आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। पोएट डिस्ट्रक्शन की बात इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है दैट वर्ल्ड पेरिशेबल है, कभी ना कभी वर्ल्ड को खत्म होना है। तो वो कैसे खत्म होगा, वो आपकी गलती की वजह से खत्म ना हो, आपकी अपनी इमोशंस की वजह से खत्म ना हो। हमें वो ये मैसेज देना चाहता है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट डाइंग। ये नहीं है कि डेथ की ही बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ बात चल रही है डिस्ट्रक्शन की।
डिस्ट्रक्शन आपकी खुद की भी हो सकती है। अगर आपके अंदर बहुत ग्रीड है, कोई पर्सन है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड है, वो ग्रीड जो है, वो लालच जो है, वो उसे क्राइम करवा सकता है। आपने देखा होगा ना, क्रिमिनल से कई बार पूछा जाता है जो मोबाइल चोरी कर लेते हैं या फिर यूजुअली पिक पॉकेट्स होते हैं या पॉकेट मार होते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे लालच था इसका, मुझे ये चाहिए था, मैंने देखा कि मेरे सभी फ्रेंड्स के पास मोबाइल था, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने चोरी कर ली। ठीक है, ऐसे कई बार होता है, वो कहते हैं कि भाई तुमने ऐसे यहाँ पे ये काम क्यों किया, तो ज्यादातर वो यही बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं थी, दूसरे के पास थी, मैं उसे देख के जलता था तो मैंने ये चीज ले ली, क्राइम कर दिया। अब क्राइम क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा ना, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पर्सन को, उसके अंदर इविल थॉट्स डाल दिए। वैसे ही हेट्रेड है। हेट्रेड कई बार, ज्यादातर क्रिमिनल्स जो किसी को मार देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा फिजिकली हार्म करते हैं, हड्डी पसली तोड़ देते हैं एक दूसरे की, तो वहां क्या पूछा जाता है उनसे, क्यों किया तुमने, वो कहेंगे हेट्रेड, नफरत है मुझे इससे, इसलिए मारा मैंने। तो यहाँ किसका डिस्ट्रक्शन हुआ, एक तो उसका हुआ जिससे तुमने नफरत करी, लेकिन क्या खुद वो पर्सन डिस्ट्रॉय नहीं होगा? यस, दैट कैन डिस्ट्रॉय दैट पर्सन एज वेल, उसका फ्यूचर भी स्टेक पे लग जाता है। आप एक बार पकड़े गए, आपने क्राइम करा, ऑब्वियसली आपका क्राइम पकड़ा जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, कितना खूबसूरत मैसेज, कितना ब्यूटीफुल मैसेज और कितनी आर्टिस्टिकली हमें पोएट ने दिया है। ही इज नॉट ट्राइंग टू स्केयर अस, डरा नहीं रहा है वो हमें वो एक तरह से वॉर्न कर रहा है कि इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस ना तुम्हें कंट्रोल कर ले कहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल थीम क्या है पोएम की? पोएम की सेंट्रल थीम है बेटा जी डिजायर, डिजायर, हेट्रेड और पावर। डिजायर, हेट्रेड और पावर। डिजायर जो है वो क्या है, डिजायर, डिजायर जो है, जो फायर ने जो है उसे एक्सप्लेन किया है, हेट्रेड जिसे आइस ने करा है, और पावर, पावर क्या है, इन दोनों के अंदर पावर है, फायर एंड आइस, इन दोनों के अंदर पावर है हमें डिस्ट्रॉय करने की। ठीक है, और सबसे ज्यादा पावर किसके अंदर है? ह्यूमन बींग्स के खुद के अंदर। द मेन पावर इज इन योर विल। वो कहते हैं कि हमारा मन है, उसे हम ही तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर डिजायर और हेट्रेड बढ़ ही नहीं पाएंगे और हम लोग बच जाएंगे। कैसे? डिस्ट्रॉय होने से, डिस्ट्रक्शन करने से हम लोग बच जाएंगे। चलिए बेटा, बहुत ही अच्छी जो है पोएम पढ़ी है हम लोगों ने। अब हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। क्या राइमिंग स्कीम है बेटा यहाँ की? एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू हैव टू डू राइमिंग स्कीम, जब राइमिंग स्कीम करनी होती है बेटा, तो आप क्या करते हैं, आप लोग लास्ट का वर्ड देखते हैं, फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। ठीक है जी, सबसे पहले फायर, फायर के आगे लगा देते हैं ए। फायर और आइस राइमिंग है? नहीं है, तो आइस फायर से राइमिंग नहीं है, इसलिए हम आइस के आगे बी लगा देंगे। ठीक है, बी लगा देंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब डिजायर और फायर दोनों राइमिंग है तो हम यहां लगा देंगे ए। फिर आ गया फायर, फायर, डिजायर, फायर, फिर से वो राइम कर गया तो लगा दिया ए। अब ट्वाइस, क्या ट्वाइस ए के साथ मैच कर रहा है? नहीं, वो बी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने यहां लगाया बी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अच्छा, हेट, हेट जो है वो ना आइस के साथ, ना ए के साथ कर रहा है, ना बी के साथ, तो यहां लग जाएगा सी, हेट। अब यहां पे आइस, फिर से जी आइस आ गया ट्वाइस के साथ और आइस के साथ मैच कर रहा है, आ गया आपका बी, और यहां पे हेट और ग्रेट, सी, सफाइस, आइस के साथ मैच कर रहा है बी। नहीं समझ में आया? दोबारा से देखो जरा, ए और बी को ध्यान से स्टडी करो। ए,
ए हमने किसके आगे लगाया, फायर, डिजायर, फायर और सफाई, नहीं, फायर, डिजायर और फायर के आगे लगाया, तीनों राइमिंग है। बी किसके आगे लगाया, आइस, ट्वाइस, सफाइस, तीनों के आगे बी लग गया, क्योंकि ये तीनों मैचिंग है तो उनके सामने हमने सेम अल्फाबेट लगाया। फिर हेट और ग्रेट, उसके आगे लगा सी, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, बी सी बी, सी बी। तो ये इसकी जो है वो राइमिंग स्कीम जो है वो बन गई है। ठीक है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई। आगे इमेजरी, इमेजरी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डस्ट ऑफ स्नो में, अभी इसी वीडियो में। इमेजरी, यहां पे किसकी इमेजरी, कौन सी इमेज यूज किया गया है यहाँ पे, इमेजरी यहाँ पे बेटा वही है फायर एंड आइस, फायर और आइस को एज एन इमेज यूज किया गया है। हाँ जी, एज एन इमेज यूज किया गया है फायर और आइस को। फायर को किसकी इमेज, फायर हम लोग जब इमेजिन करते हैं हमारे मन में क्या मेंटल इमेज बन रही है, इमेजरी क्या होती है जो मेंटल इमेज बनाती है दिमाग में, आपके मन में क्या मेंटल इमेज बन रही है, फायर। फायर को देखते ही आपके मन में आएगा ग्रीड, डिजायर। जब आप ग्रीड और डिजायर शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आ जाता है भाई, एक तरह से आग जो है वो बन जाती है। वैसे ही आइस, आइस जो है, आइस को एज एन इमेज यूज किया गया है। आइस को एज एन इमेज यूज करा गया है फॉर व्हाट, हेट्रेड, कोल्डनेस। ठीक है, इन चीजों के लिए यूज किया गया है। आगे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन एज आई टोल्ड यू, एलिट्रेशन होता है अक्रेंस, जो रीअक्रेंस होता है आपका कॉन्सोनेंट का या फिर किसी साउंड का। तो यहां पर क्या है, सम से, सम से, सम से में आपका क्या रिपीट हो रहा है बेटा, एस और एस जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। और किस में रिपीट हो रहा है आपका, सम से में और फेवर फायर, फेवर फायर, फेवर फायर में आपका हो रहा है। ध्यान से अपने पोएम को देखना है, देखना है कॉन्सोनेंट साउंड कहां रिपीट हो रहा है। तो यहां पर, अच्छा मैं राइमिंग स्कीम को रब नहीं करूंगी, दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। सम से यहाँ पे एस और एस जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। और फेवर फायर, फेवर फायर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें एफ और एफ कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एफ और एफ आपका रिपीट हो गया। अब जी आ जाता है आपको एजोनेंस। एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ द वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड जो है वो आपका रिपीट जो है वो होगा एजोनेंस में। यहां पर क्या है, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, पिछले वाले में भी ओ का रिपीटिशन था, ओ साउंड। एजोनेंस क्या है, जो आपका वॉवल है वो वॉवल रिपीट हो रहा होता है, वॉवल साउंड। तो यहां पे क्या है, ओ ओ ओ ओ, 4 बार आपका ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, 4 बार वॉवल जो है दैट इज बीइंग रिपीटेड। ठीक है, आगे आपका पोएटिक डिवाइस है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म भी यहां पे एज अ सिंबल किसे यूज किया गया है, फायर और आइस को। फायर और आइस किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, फायर सिंबलाइज कर रही है ग्रीड को, ठीक है, लस्ट को, वेराज जो आपकी आइस है वो रिप्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस को और हेट्रेड को। तो यहां हम लोगों का इसका भी यही आंसर है, सिंबलिज्म भी फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में सिंबलिज्म भी है और इमेजरी भी आपकी है। फिर जी आ गया आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी
नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर देते हैं, यानी कि उसे हम लोग लिविंग की तरह दिखाते हैं। ठीक है, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई करना क्या हो गया? टू कंपेयर अ नॉन लिविंग थिंग विद अ लिविंग थिंग। यहां पे फिर से इसका आंसर होगा फायर एंड आइस। यहां फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया हुआ है। फायर एंड आइस को ऐसे दिखाया गया है कि दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एक पर्सन है जो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, एंड इन फायर, फायर में जो है वो खत्म होगा। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो फायर एंड आइस का है। फायर एंड आइस को यूज किया गया है कि फायर एंड आइस जैसे कि एक ह्यूमन है, वो कर सकती है खत्म, तो फायर एंड आइस जो है वो वर्ल्ड को खत्म कर देगी। करेगा कौन? जैसे कि हम लोग ह्यूमन के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां पर भी आपका एंजैममेंट है। एंजैममेंट क्या होता है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये देखो जी बेटा, ये है आपकी एंजैममेंट। एंजैममेंट मैंने आपको बताया था, जब लाइंस कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क नहीं है पैराग्राफ में, ध्यान से सुन लो, पैराग्राफ में एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन रिपीट हो रही, मतलब रिपीट क्या, कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो दैट इज एनजैममेंट। आगे मेटाफर, अच्छा मेटाफर नहीं है, एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा बहुत सिंपल है बेटा। एनाफोरा होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, रिपीटिशन। बड़े ध्यान से आप रिपीटिशन को देख सकते हो, जब आपकी पोयम में दो बार कोई चीज रिपीट हो रही है, एक फ्रेज रिपीट हो रहा है, सम से सम से, सम से सम से, तो ये सम से जो है वो रिपीट हो रहा है, तो दैट इज योर एनाफोरा। रिपीटिशन जो है वो आपकी हो रही है, एक लाइन से दूसरी लाइन में दोनों में सेम चीज को यूज किया हुआ है, सम से, तो दैट इज योर एनाफोरा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस पोयम से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो है वो लिया है, एंड आई होप दैट कि उस मैसेज को आप अपनी लाइफ में भी एज इट इज उतारेंगे। ठीक है, और उससे कुछ सीखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर।